परीक्षा हो जाएगी, क्योंकि आज से आपके लिए मैंने बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी 90+ सीरीज आए, आपकी तैयारी एकदम बेहतर होगा। 2 महीना के अंदर आपको ना हिंदी में ना 90+ आएगा। तो देखिए ये जो सीरीज है ना, तैयारी जीत की सीरीज है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये अभी जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, चैप्टर 4 यानी कि अर्धनारीश्वर, चैप्टर 4 जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो ये अर्धनारीश्वर यानी कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो अभी हम अर्धनारीश्वर के पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अर्धनारीश्वर के कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद फिर 5वां चैप्टर आएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 को। और रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1974 को। उसके बाद इनका जो जन्म हुआ था बिहार के सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ। इनके माता के नाम मनरूप देवी, इनके माता के नाम मनरूप देवी था, पिता के नाम रवि सिंह है। दिनकर जी की पत्नी का नाम श्यामावती देवी। 1925 में छात्र सहोदर में, 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणमंग प्रकाशित हुआ, पहली कविता पुस्तक प्रणमंग प्रकाशित हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या है इनकी प्रमुख कृतियां, देखिए इनकी प्रमुख कृतियां यानी 1925 में इनकी जो प्रमुख कृतियां थी, सबसे पहले जो प्रकाशित हुई प्रणमंग, उसके बाद रेणुका, उसके बाद यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे जो होगा ना हुंकार होगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हुंकार होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या होगा? हुंकार, यहाँ पे हुंकार होगा मेरे भाई, यहाँ पे हुंकार होगा। ये रसवती और उसके बाद है कुरुक्षेत्र, कार नहीं क्षेत्र मेरे भाई, कुरुक्षेत्र, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे होगा कुरुक्षेत्र। ओके मेरे भाई, इसको लिख देते ऊपर में कुरुक्षेत्र, ऐसे होगा कुरु, उसके बाद लगा दीजिएगा अपना क्षेत्र, ठीक है मेरे भाई, कुरुक्षेत्र। उसके बाद रसीम रथी उर्वशी जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ, और उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद है मिट्टी की ओर, उसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय। तो संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद देखिए अंतिम जो है दिनकर की डायरी है, अंतिम जो है दिनकर की डायरी है मेरे भाई। अब देखिए संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार था, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद आगे जो है दिनकर जी को राष्ट्र कवि के रूप में देखा गया। दिनकर जी को किस कवि के रूप में देखा गया? तो राष्ट्र कवि के रूप में देखा गया। ये सब भैया अगर आपको हम पढ़ा देना ऑब्जेक्टिव में एकदम आप गर्दा मचा दीजिएगा, क्योंकि सीरीज का नाम है 90+ सीरीज। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए, आपको साथ ही हम ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक है मेरे भैया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि दिनकर जी छाया बदोन्तर युग के प्रमुख कवि है। किस युग के प्रमुख कवि है? छाया बदोन्तर युग के। दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि? छाया बदोन्तर युग के। अर्धनारीश्वर दिनकर द्वारा लिखा गया एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है मेरे भाई? निबंध है, जिसमें दिनकर जी ने पुरुष तथा नारी दोनों के गुण को चर्चा किया, यानी पुरुष तथा नारी दोनों के गुण को चर्चा किया। उसके बाद अर्धनारीश्वर, उसके बाद मेरे भाई अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? तो आप याद रखिएगा शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का। चलिए आगे फिर की पॉइंट, भैया ये तो सबसे मजेदार है, ये की पॉइंट जो पढ़ लिया ना, समझिए एग्जाम उनका 90+ पार है। यहाँ से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया सब बनेगा। ये पहला की पॉइंट, अर्धनारीश्वर नारी तथा पुरुष के गुण पर आधारित है। अर्धनारीश्वर क्या है? नारी तथा पुरुष के गुण पर आधारित है वो भाई साहब। चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उसके बाद आगे दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। ये कहेगा मेरे भैया 100 प्रसंग व्याख्या करने। ये क्या कहेगा? 100 प्रसंग व्याख्या कीजिए, 100 प्रसंग व्याख्या करे कि यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है, या किस कहानी का वर्णन है? तो हम कहेंगे अर्धनारीश्वर का। फिर आगे चलिए, बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। क्या होने का अधिकार दिया है? तो देखिए भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। किसने? बुद्ध और महावीर ने। इसीलिए इनका जो था 5 लाख वर्ष नहीं चलकर, ये जो धर्म चलाए थे इनका धर्म 5 लाख वर्ष नहीं चलकर 500,000 वर्ष ही चलेगा। अब ये कहा था किसने? बुद्ध और महावीर ने कहा था। किनसे? तो आनंद से। महावीर ने किससे कहा था? आनंद से।
चलिए अब आगे। रविंद्रनाथ का कहना था कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, परंतु जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। तो देखिए कैसे ये रविंद्रनाथ टैगोर सिद्ध करते। चलिए यहाँ पे आपको कुछ कहानी के पाठ सुनाते हैं। देखिए पुरुष के पास ना एक बहुत बड़ा स्पर्म होता है, ठीक है, जिसके चलते ना पुरुष के अंदर कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जब वही स्पर्म ना चल जाए स्त्री में तो वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसीलिए कहते रविंद्रनाथ टैगोर कि जब पुरुष स्त्री का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, यानी कि उनको क्षमा करने का अंदर ना गुण आ जाता है, लेकिन जब पुरुष का गुण नारी लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। चलिए अब आगे की पॉइंट को और बढ़ते हैं। अगला जो है कहा कि गांधी जी अपने अंतिम के दिनों में नारीत्व साधना की थी, यानी गांधी जी था अपने अंतिम दिनों में कौन साधना किए थे? नारीत्व साधना, यानी कि नारियों से दूरी बनाए रखते थे। फिर चलिए आगे। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती का कल्पित रूप है, पहले बता चुके हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है, और प्रेमचंद्र कहते हैं नारी को ना सुंदर होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। फिर चलिए आगे कह रहे कि पुरुष यदि वृक्ष है तो नारी उसकी लता है, यानी कि पुरुष अगर वृक्ष है ना तो नारी उसकी लता है। जैसे मान कि पुरुष ये वाला वृक्ष है, ठीक है, पुरुष ये वाला वृक्ष है, तो नारी जो इसके नीचे लता होती है ना, टहनी देखिए, वो टहनी होती है, कौन? नारी होती है। किसे कहा है? तो ये कहा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ये किसे कहा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है यश और शांति पर लिखी गई काव्य कीर्ति। यश और शांति पर लिखी गई काव्य कीर्ति कौन है? तो कुरुक्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र है मेरे भाई। उसके बाद अर्धनारीश्वर नामक निबंध कब लिखा गया? तो 1952 में प्रकाशित हुई। उसके बाद नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा, यानी जो पुरुष है और स्त्री है एक ही द्रव्य, यानी देखो हम भी मिट्टी से बने, स्त्री भी मिट्टी से बनी है, ढली दो प्रतिमाएं हैं। तो मेरे भाई ये चैप्टर होता है समाप्त। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के साथ, और 5वें चैप्टर को लेके आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी होगा, और ये की पॉइंट पर आपको एग्जाम में आप गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, धन्यवाद।